हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई एम सर शुएब, थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट। ये है मेरा प्यारा सा चैनल फिज़िक्स विद सर शुएब। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, अच्छी तरह से होंगे। तो लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 6 वर्क एंड एनर्जी के रिव्यू पर चर्चा किया हुआ था। वहाँ पर मैंने आप लोगों को ये बताया हुआ था क्योंकि इस चैप्टर का नाम वर्क एंड एनर्जी है, तो इस वजह से आज का हमारा चर्चा वर्क पर होने वाला है। वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि हम स्टार्ट वर्क के टॉपिक से ले रहे हैं, तो इस वजह से आज का हमारा और आप लोगों का जो चर्चा होगा वो बेसिकली वर्क पर होगा। वर्क जो है ये बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इस वजह से अब मैं ऐसा करूँगा कि मैं इस पर चर्चा जो है वो मैं तकसीम करूँगा। तो आज मैं आप लोगों को ये बताऊँगा, सबसे पहले मैं आप लोगों को आज के लेक्चर में वर्क के मीनिंग बताऊंगा कि वर्क की क्या मीनिंग है, यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में वर्क से क्या मुराद है, और फिर इसके बाद में फ़िज़िक्स में वर्क का क्या मीनिंग है। तो फिर मैं यहाँ से वर्क का जो डेफिनेशन है वो मैं निकालूंगा, और फिर इसके बाद जो है देखिए वर्क का फार्मूला होता है। इंशाल्लाह मैं आपको आज थोड़ी देर बाद बताऊंगा भी। वर्क का फार्मूला होता है एफ डॉट डी, या इसको हम एफ फोर्स है और डी जो है डिस्प्लेसमेंट है। जब हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट ले ले तो फिर इसके डॉट प्रोडक्ट को हम वर्क बोलते हैं, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एफ डी काज ऑफ थीटा। यहाँ पर ये जो एफ है ये इस फोर्स का मैग्नीट्यूड है, और ये जो डी है ये डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है, और साथ साथ थीटा जो है, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ये दोनों जब टेल टू टेल ज्वाइन हो तो फिर इनके दरमियान एंगल है। तो अब ऐसा भी हो सकता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल 0 डिग्री हो, और ऐसा भी हो सकता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल 0 से ज़्यादा 90 से कम हो, और ऐसा भी हो सकता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, और ऐसा भी हो सकता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल 90 से ज़्यादा और 90 से कम हो, और ऐसा भी हो सकता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट हो, एंगल 180 डिग्री हो। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि मैं आप लोगों को आज वर्क के 5 केसेस के बारे में भी पढ़ाऊंगा। तो इस तरतीब से हमारा चर्चा होगा। अब हम बिल्कुल स्टार्ट से शुरू करेंगे। सबसे पहले हम वर्क के जो मीनिंग है उनसे हम शुरू करते हैं। देखिए वर्क जो है, वर्क को उर्दू में हम बोलते हैं काम, वर्क को हम उर्दू में काम बोलते हैं, और वर्क को हम जो है पेशावरी ज़ुबान में वर्क को हम कार बोलते हैं। मखुनन देर ज़ियाद कार को प्लन कई टीचर मुंगता देर ज़ियाद कार करे दे, या यू मजदूर दे अरे देर ज़ियाद कार करे दे, या पल दे अरे पल जुड़ीगी अरे बंदे देर ज़ियाद कार शवे दे। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि वर्क को पेशावरी ज़ुबान में कार बोला जाता है, लेकिन वर्क को हमारी ज़ुबान में, हमारी जो वज़ीरिस्तानी ज़ुबान में, उसको हम चार बोलते हैं। मुखुनन डेरा ज़्योता चार वकड़ला, यो टीचर दा एखुनन मिश्ता डेरा इंतहाई ज़्योता चार वकड़ला, या मिसाल के तौर पर ज स्टडी का मुखुनन डेरा ज़्योता चार वकड़ला यो चैप्टर में रिवाइज कर लो, या की टीचर फिजिक्स फुल टीचर मिश्ता यो चैप्टर रोकड़ा दा चिदा यो चैप्टर 4 यूरो करिए दो। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि वर्क को उर्दू में काम बोलते हैं, पेशावरी ज़ुबान में इसको कार बोला जाता है, और हमारी ज़ुबान में इसको हम चार बोलते हैं। तो दूसरे नंबर पर पॉइंट जो है, अब ये जो वर्क का ये जो वर्ड है, वर्क का ये जो वर्ड है ये हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी यूज़ करते हैं। तो ये जो है हम रोज़मर्रा यानी एवरीडे लाइफ में भी इसको हम यूज़ करते हैं। और फिर इसके बाद हम यहाँ पर आएंगे, वर्क का ये जो वर्ड है ये हम फिज़िक्स में भी यूज़ करते हैं। सबसे पहले वर्क का रोज़मर्रा ज़िंदगी में वर्क से क्या मुराद है। देखिए सबसे पहले मैं लिखता हूँ, आप लोग भी लिख के साथ साथ मैं आप लोगों को समझाऊंगा भी। देखिए रोज़मर्रा ज़िंदगी में वर्क से मुराद होता है जहाँ पर हम फिज़िकल एक्टिविटी करें, जहाँ पर हम फिज़िकल एक्टिविटी करें या मेंटल एक्टिविटी करें, यानी फ़िज़िकल एक्टिविटी के लिए या मेंटल एक्टिविटी के लिए जो है हम वर्क का
जो है ये जो वर्क का जो लफ्ज़ है ये हम यूज़ करते हैं। यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जहाँ पर भी फ़िज़िकल एक्टिविटी होती है या मेंटल एक्टिविटी होती है तो फिर वहाँ पर हम वर्क का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर एक स्टूडेंट है, अब वो स्टूडेंट जो है वो पढ़ रहा है, वो स्टडी कर रहा है, वो चीज़ों को याद कर रहा है। तो यहाँ पर स्टूडेंट जो है ये मेंटल जो है अपना मेंटल जो है अपना दिमाग को इस्तेमाल कर रहा है। तो फिर इसके लिए वो वर्क का लफ्ज़ यूज़ करते हैं, या रीडिंग करते हैं, या जो है चीज़ों को याद करते हैं, या लेक्चर्स को देखते हैं वगैरह वगैरह। तो जहाँ पर भी मेंटल एक्टिविटी होती है तो फिर उसके लिए हम वर्क का वर्ड यूज़ करते हैं। या फिज़िकल एक्टिविटी, मिसाल के तौर पर एक मज़दूर है, वो मज़दूर सुबह आता है और सारा दिन अपना हाथ और अपना पाँव जो है यानी फिज़िकल एक्टिविटी करता है। तो जब मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई साहब आज आप बहुत ज़्यादा थक गए हैं, क्यों थक गए हैं? तो फिर वो मज़दूर मुझसे ये बोलेगा कि आज हमने बहुत सारा काम किया है। ये काम उन्होंने इस वजह से यूज़ किया क्योंकि मज़दूर ने जो है फ़िज़िकली एक्टिविटी किया था। यानी कहने का मेरा मतलब ये है, रोज़मर्रा ज़िंदगी में जहाँ पर भी फ़िज़िकल एक्टिविटी होगी या जहाँ पर भी मेंटल एक्टिविटी होगी तो फिर उसके लिए हम वर्क का जो है वो हम यूज़ करते हैं। या हमारे माँ बाप जो है सारा का सारा दिन हमारे लिए काम करते हैं, हमारे लिए सारा का सारा दिन जो है वो काम करते हैं। तो यहाँ पर काम करने का मेरा मतलब ये है कि हमारे माँ बाप जो है ये सारा का सारा दिन जो है फ़िज़िकल वर्क करते हैं, यानी सारा का सारा दिन जो है हमारे लिए मज़दूरी करते हैं, ये सब कुछ करते हैं तो थक जाते हैं। तो फिर जो है इसके लिए हम यहाँ पर जो है वर्क का जो लफ्ज़ है वो हम यूज़ करते हैं। तो अब लेकिन फ़िज़िक्स में वर्क को हम इस तरह नहीं डिफ़ाइन करते। अब फ़िज़िक्स क्या कहता है इसकी तरफ मैं आता हूँ। तो अब जो है फ़िज़िक्स ये कहता है कि मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैंने जो है अर्थ का सरफेस लिया हुआ है। अब इस अर्थ के सरफेस के ऊपर ये एक बॉडी है और यहाँ पर ये एक पर्सन है। अब ये पर्सन क्या करता है, ये जो पर्सन है ये इस बॉक्स के ऊपर फोर्स लगाता है। तो जब ये पर्सन इस बॉक्स के ऊपर फोर्स लगाता है तो फिर ये जो बॉक्स है ये फोर्स की डायरेक्शन में कुछ आगे जाता है, कुछ फासला कवर करता है, कुछ फासला उन्होंने कवर कर दिया जिसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। अब फिज़िक्स में वर्क को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि यहाँ पर आप लोग पॉइंट नंबर 2 जो है देखिए, पॉइंट नंबर 2 ये हो गया। अब यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 जो है यहाँ पर आप लोग भी लिखे डिफिनेशन। तो फिज़िक्स में हम वर्क को ऐसे डिफाइन करते हैं कि यहाँ पर इस फोर्स को भी उठाए और इस डिस्प्लेसमेंट को भी उठाए। तो फोर्स को उठाए और डिस्प्लेसमेंट को उठाए, इनको ज़रब करें तो फिर इसके ज़रब को, इसके प्रोडक्ट को हम वर्क बोलते हैं। तो वर्क का पहला डिफिनीशन ये है कि जब हम फोर्स को भी उठाते हैं और जब हम डिस्प्लेसमेंट को भी उठाते हैं, दोनों को ज़रब करते हैं तो फिर दोनों के ज़रब को, दोनों के प्रोडक्ट को हम वर्क बोलते हैं। तो पहला डिफिनीशन ये बन गया, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। देखिए डिस्प्लेसमेंट के लिए मैं डी भी यूज़ करता हूँ और एस भी यूज़ करता हूँ। फर्स्ट ईयर की किताबों में डी का सिंबल यूज़ किया जाता है, लेकिन 9 के किताब में एस का सिंबल यूज़ किया जाता है। नो मैटर सिंबल है, लेकिन बस कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। बाकी सिंबल आप डी भी यूज़ कर सकते हैं और एस भी यूज़ कर सकते हैं। इज़ कॉल्ड वर्क, ये वर्क का पहला डिफिनीशन है। अब आते हैं वर्क का दूसरा डिफिनीशन। वर्क का दूसरा डिफिनीशन ये है कि अब इस फोर्स को भी उठाएं। तो यहाँ पर सर हमने फोर्स को भी उठाया, अब ऐसा करें कि डिस्प्लेसमेंट को भी उठाए। तो मैंने डिस्प्लेसमेंट को भी उठा दिया, फोर्स को भी उठा दिया और डिस्प्लेसमेंट को भी उठा दिया। अब इन दोनों को ज़रब करें। जब हम इन दोनों को ज़रब कर लेते हैं तो दोनों के ज़रब से एक न्यू फिज़िकल क्वांटिटी हमें मिल जाएगी। दोनों से हमें एक न्यू फिज़िकल क्वांटिटी मिलेगी। इस न्यू फिज़िकल क्वांटिटी को हम वर्क का नाम देंगे। तो अब आते हैं वर्क का तीसरा डिफिनेशन। देखिए फिज़िक्स ये नहीं कहता कि जहाँ पर फिज़िकल एक्टिविटी या यहाँ पर मेंटल एक्टिविटी, उसको फिज़िक्स वर्क नहीं कहता। यानी फिज़िक्स वर्क तब, फिज़िक्स जो है ये कहता है कि वर्क तब होगा, यानी वर्क तब होगा जब ये बॉडी, यानी ये पर्सन इस बॉडी के ऊपर फोर्स लगाए। फिर फोर्स के लगाने के बाद ये बॉडी फोर्स की डायरेक्शन में कुछ
चला जाए, कुछ मोशन पैदा हो जाए, कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर कर जाए, तो वर्क तब होगा। यानी वर्क का किसी भी बॉडी पर तब होगा जब हम उस बॉडी के ऊपर फोर्स लगाए, फिर वो बॉडी फोर्स की डायरेक्शन में या फोर्स के एलांगा कुछ फासला कवर कर जाए। यानी दो कंडीशन है। जब मैं आगे जाऊंगा प्रॉपर्टीज पर, जब मैं बात करूंगा तो इंशाल्लाह वहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वर्क के लिए तीन कंडीशन है। पहला कंडीशन ये है कि वर्क के लिए फोर्स ज़रूरी है, दूसरा कंडीशन ये है वर्क के लिए मोशन यानी डिस्प्लेसमेंट ज़रूरी है, और तीसरा कंडीशन ये है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट म्यूचुअली परपेंडिकुलर ना हो। लेकिन ये तो सिर्फ मैं यहाँ पर डिफिनीशन क्लियर करवाऊँ, तो इंशाल्लाह जब मैं आगे जाऊँगा प्रॉपर्टीज़ पर, तो प्रॉपर्टीज़ में आप लोगों को मैं वर्क के कंडीशन बताऊँगा। तो सो बेसिकली वर्क का तीसरा डिफिनीशन आप लोग लिखे कि वर्क इज सेड टू बी, यानी वर्क तब होगा जब किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगे और फिर वो बॉडी और फोर्स की डायरेक्शन में कुछ फासला कवर करे। तो वर्क इज सेड टू बी डन, वर्क इज वर्क work is said to be done. Work is said to be done when a force when a force displaces a body, when a force displaces a body, when a force displaces a body in its own direction, in its own direction। यानी वर्क तब होगा जब हम किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाए और फिर वो बॉडी फोर्स की डायरेक्शन में कुछ फासला कवर करे। तो फिर हम यूँ भी कह सकते हैं कि इस पर्सन ने वर्क किया हुआ है, या हम यूँ भी कह सकते हैं कि फोर्स ने वर्क किया हुआ है, या हम यूँ भी कह सकते हैं कि इस बॉडी के ऊपर वर्क हुआ है, या हम यूँ भी कह सकते हैं कि वर्क हुआ है। तो वर्क के तीन डिफिनीशन मैंने आप लोगों को बताए। लेकिन अब हम चौथे डिफिनीशन की तरफ जाते हैं। लेकिन चौथे डिफिनीशन के लिए आप लोगों की किताब में एक डायग्राम है, एक बॉक्स है जिसके ऊपर एक फोर्स लगा हुआ है और फिर उस फोर्स को रिजॉल्व किया हुआ है एक्स में और वाई कंपोनेंट में। फिर इसके बाद एफ एक्स और एस को ऑब्जर्व किया हुआ है और फिर एफ एक्स की जगह पर एफ कास थीटा और फिर एफ डी या एफ एस कास थीटा और फिर इसको हम ऐसे एफ डॉट डी। तो फिर चौथा डिफिनीशन के लिए आप लोग यहाँ पर जगह छोड़ दे। मैं पहले चौथी डिफिनीशन के लिए थोड़ा सा बेस बनाऊँ। देखिए यहाँ पर मैं करवाता हूँ। मिसाल के तौर पर जो है मिसाल के तौर पर चलो यहाँ पर मैं देखता हूँ कि यहाँ पर कैमरे में ये आता है या नहीं। नहीं, यहाँ से नहीं आता, तो यहाँ से आई थिंक आता है। हाँ बिल्कुल, तो यहाँ से मैं करवाता हूँ। तो देखिए सबसे पहले जो है यहाँ पर आप लोग देखें, मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैंने अर्थ का सरफेस लिया हुआ है, यहाँ पर मैंने इसी तरह का अर्थ का सरफेस लिया हुआ है। यहाँ पर ये एक बॉक्स है, बॉडी है, यहाँ पर ये एक पर्सन है। अब ये पर्सन जो है ये यहाँ पर खड़ा हुआ है। इस पर्सन के हाथ में जो है इस पर्सन के हाथ में इसी तरह का एक जो है रस्सी है, वो इस रस्सी को इस बॉक्स के साथ उन्होंने बांधा हुआ है। ये बॉक्स जो है ये बहुत हेवी है, बहुत हल्का है, तो इसको इसी तरह से नहीं ले जा सकता। तो अब जो है ये इसको इस तरफ पर अब ये आगे ले जा, ये आगे यानी ये इस तरफ पर जो है वो मोशन कर रहा है, इस तरफ पर जा रहा है। तो फिर ये जो है ये इस रस्सी के ज़रिए से इस बॉक्स पर इसी तरह जो है फोर्स लगा रहा है। लेकिन ये बॉक्स जो है ये हॉरिजॉन्टली पुश हो रहा है, हॉरिजॉन्टली यानी अर्थ के सरफेस के ऊपर जो है ये इस तरफ, यानी ये अर्थ के सरफेस के पैरेलल अर्थ के सरफेस के ऊपर जो है ये मूव कर रहा है। तो ये है डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, जिसके लिए हम डी या एस दोनों का सिंबल यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग ज़रा देखें, ये तो हो गया फोर्स और ये हो गया डिस्प्लेसमेंट।
तो देखिए यहाँ पर दोनों टेल टू टेल जॉइन है, तो ये है दोनों के दरमियान एंगल, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल। तो यहाँ पर एक सवाल है, पहला सवाल ये है कि सर फोर्स तो हमने ए से लगाया हुआ है, तो बॉडी ए से क्यों नहीं जाता, ये बॉडी हॉरिजॉन्टली क्यों जाता है। दूसरा सवाल ये है कि सर यहाँ पर वर्क हम कैसे मालूम करेंगे। तो अब आते हैं पहले सवाल को। देखिए सबसे पहले आप लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ले ले। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को लिया हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को लिया हुआ है। इस तरफ को हम बोलते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस और इस तरफ को हम बोलते हैं नेगेटिव एक्स एक्सिस, ऊपर को हम बोलते हैं पॉजिटिव वाई एक्सिस और नीचे को हम बोलते हैं नेगेटिव वाई एक्सिस। अब आप लोग ज़रा देखें, ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के दरमियान इसको हम बोलते हैं प्लेन। इसका मतलब ये है कि ये जो फोर्स है ये एक्स वाई प्लेन में है। कोई भी चीज़ जब एक्स वाई प्लेन में होता है तो फिर उसके दो पार्ट्स होंगे, उसके दो कंपोनेंट्स होंगे, उसके दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होंगे। वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हम कैसे मालूम करते हैं, कैसे जो है वो बनाते हैं। तो देखिए इसको हम बोलते हैं हेड और इसको हम बोलते हैं टेल। तो हेड से परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करें एक्स एक्सिस की तरफ। तो यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन को मैंने ड्रा किया। अब आप ऐसा करें कि इस टेल से शुरू हो जाए, टेल से जाते जाते यहाँ पर रुक जाए। तो यहाँ पर मैं रुक गया और यहाँ पर एक, जहाँ पर ये लाइन ख़त्म तो यहाँ पर एक हेड ड्रा करे और फिर इसके बाद इस लाइन पर जाते जाते यहाँ पर एक हेड जो है वो ड्रा करे। अब आप लोग ऐसा करें कि देखिए ये भी इस फोर्स का एक कंपोनेंट है और ये भी इस फोर्स का एक कंपोनेंट है, लेकिन ये कंपोनेंट जो है ये देखिए एक्स एक्सिस के ऊपर आया हुआ है। तो इसको हम बोलते हैं, यहाँ पर मैं थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ, इसको हम बोलते हैं एफ, क्योंकि ये फोर्स का कंपोनेंट है लेकिन एक्स एक्सिस पर है तो एफ एक्स, एक्स कंपोनेंट भी बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी इसको हम बोलते हैं या एक्स कंपोनेंट भी बोलते हैं। लेकिन ये जो कंपोनेंट है ये देखिए वाई एक्सिस के साथ पैरेलल में है। तो वो कंपोनेंट जो वाई एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के ऊपर हो, वाई एक्सिस के साथ पैरेलल में हो, तो फिर इस तरह के कंपोनेंट को हम बोलते हैं वाई कंपोनेंट और इसको हम एफ वाई से डिनोट करते हैं। वाई कंपोनेंट भी बोलते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट भी बोलते हैं या कंपोनेंट ऑफ वेक्टर विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। बहरहाल अब आप लोगों को ये पता होगा, आप लोग इंशाल्लाह मैं पढ़ाऊंगा अभी चैप्टर नंबर 4 टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस के चैप्टर में तीसरा टॉपिक है रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। वहाँ पर मैं आपको पढ़ाऊंगा कि एफ एक्स जो है ये एफ कास थीटा के बराबर है और एफ वाई जो है ये एफ साइन थीटा के बराबर होता है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए ये जो बॉडी है, यहाँ पर आप सबसे पहले देखें ये जो बॉडी है ये हॉरिजॉन्टली जो है चली गई है, यानी ये एफ एक्स की डायरेक्शन में चली गई है। तो क्या इस केस में एफ एक्स ने वर्क किया है? बिल्कुल इस केस में एफ एक्स ने जो है वर्क किया है। तो फिर इस वजह से ये एफ एक्स जो है ये एक इफेक्टिव कंपोनेंट है। इफेक्टिव कंपोनेंट का मतलब ये है कि ये इस फोर्स का वो कंपोनेंट है कि जिन्होंने इस केस में काम किया है। तो लेकिन यहाँ पर जो है इस बॉडी को देखें, यानी इस बॉडी पर एफ वाई भी ऊपर की तरफ लग रहा है। तो क्या एफ वाई की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है? क्या एफ वाई की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है? तो एफ वाई की यानी एफ वाई की डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है। तो जब एफ वाई की डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो फिर एफ वाई की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है। तो जब एफ वाई के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है तो फिर एफ वाई की वजह से वर्क कितना होगा? ज़ीरो होगा। तो फिर हम यूँ कहेंगे कि एफ वाई इस केस में इफेक्टिव कंपोनेंट नहीं है, यानी इस केस में ये जो फोर्स लग रहा है इसके दो कंपोनेंट बन गए, एक्स कंपोनेंट जो कि बॉडी को आगे की तरफ ले जा रहा था, जो कि वर्क परफॉर्म कर रहा था, इस वजह से ये इफेक्टिव कंपोनेंट था। लेकिन दूसरा जो है एफ आई कंपोनेंट जो कि ऊपर की तरफ लग रहा है और यानी एफ आई की डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, कोई मोशन नहीं है, कोई वेलोसिटी नहीं है, कोई स्पीड नहीं है, कोई मोशन नहीं है। तो फिर जब एफ आई की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नहीं है, मोशन नहीं है, तो फिर एफ आई की वजह से कोई वर्क नहीं हो रहा। तो जब कोई
कोई वर्क नहीं हो रहा, तो फिर इस वजह से एफ वाई की वजह से वर्क ज़ीरो है। तो जब एफ वाई की वजह से वर्क ज़ीरो है तो फिर इस वजह से एफ वाई की वजह से यहाँ पर कोई वर्क नहीं होगा, तो फिर ये इफेक्टिव कंपोनेंट नहीं है। तो अब आप ऐसा करें कि क्योंकि इस केस में जो है एफ एक्स की वजह से वर्क हो रहा है, तो एफ एक्स को उठा लीजिए और साथ साथ जो है ये जो डी है, ये जो डिस्प्लेसमेंट डी है, इनको भी उठा लीजिए, इनको ज़रब करें, इसको हम बोलते हैं वर्क। देखिए शुरू में मैंने आप लोगों को ये बताया कि फ़ोर्स उठाए, यहाँ पर मैंने आपको ये बताया कि फ़ोर्स भी उठाए और डिस्प्लेसमेंट को भी उठाए, इनको ज़रब करें, तो फिर इनके प्रोडक्ट को हम वर्क बोलते हैं। अब लोग ये बात भी याद रखें कि फ़ोर्स उठाए या फ़ोर्स का कोई भी एक कंपोनेंट, लेकिन जो इफ़ेक्टिव हो, यानी इफ़ेक्टिव कंपोनेंट उठाए उनको डिस्प्लेसमेंट के साथ ज़रब करें, तो फिर उसको हम वर्क बोलते हैं। तो फिर इस केस में इफ़ेक्टिव कंपोनेंट एफ एक्स है और डिस्प्लेसमेंट डी है, तो फिर इनको मैंने उठाया, तो फिर इसको आप लोग इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। अब एफ एक्स यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया भी है कि एफ एक्स एफ कास थीटा के बराबर है, तो वर्क को अपनी जगह पर लिख लीजिए और एफ एक्स की जगह पर एफ कास थीटा जो है वो लिख लीजिए और डी जो है डी को अपनी जगह पर लिख लीजिए। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। अब इस इक्वेशन को ज़रा तरतीब दे दें। देखिए इस इक्वेशन को मैं तरतीब देता हूँ, तो एफ डी काज ऑफ थीटा, पहले एफ उसके बाद डी और फिर लास्ट में जो है वो मैं थीटा लिख लेता हूँ। तो ये है वर्क का फार्मूला। अगर किसी ने आपसे पूछा कि भाई साहब वर्क का क्या फ़ार्मूला है, तो फिर आप लोग ये जवाब दोगे कि वर्क का फ़ार्मूला होता है एफ डी कास थीटा या एफ एस कास थीटा। फिर मैं बता रहा हूँ, अगर किसी ने आपसे पूछा कि भाई साहब बताए कि वर्क का क्या फ़ार्मूला है, तो फिर आप लोग जवाब दोगे कि वर्क का फ़ार्मूला है एफ एस कास थीटा या एफ डी कास थीटा। तो ये वर्क का फ़ार्मूला है। यहाँ पर आप एक चीज़ जो है जो कि बताना ज़रूरी समझता हूँ, क्लास फर्स्ट ईयर में जाकर वैसे भी आप लोग पढ़ोगे, लेकिन फिर भी ज़रूरी है। देखिए वर्क जो है, जब मैं प्रॉपर्टीज पर बात करूँगा तो मैं इंशाल्लाह वहाँ पर भी आपको बताऊँगा। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन इस केस में जो है फोर्स भी वेक्टर है और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, यानी यहाँ पर दो वेक्टर ज़रब हो गए हैं। तो जब भी दो वेक्टर, चलो मैं यहाँ पर लिखता भी हूँ कि जब भी दो वेक्टर, मिसाल के तौर पर लेट सपोज यहाँ पर ये एक वेक्टर है और यहाँ पर जो है ये दूसरा वेक्टर है, तो जहाँ पर भी जब दो वेक्टर ज़रब होते हैं तो दो वेक्टर के ज़रब करने से जब नतीजा एक स्केलर क्वांटिटी आ जाए, तो फिर इस तरह के प्रोडक्ट को, इस तरह के ज़रब को हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, या यहाँ पर हम डॉट यूज़ करते हैं, तो फिर इस वजह से इसको हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। और डॉट प्रोडक्ट जो है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि एफ डॉट डी। तो वर्क का चौथा फार्मूला, चौथा डिफिनीशन ये है कि एफ डॉट डी, तो वर्क का चौथा डिफिनीशन ये है, यहाँ पर आप लोग इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। तो चौथा डिफिनीशन ये है, लेकिन ये तब जब फोर्स कांस्टेंट हो। तो जब फोर्स कांस्टेंट हो तो फिर वर्क को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि इस फोर्स को भी उठाए और इस डिस्प्लेसमेंट को भी उठाए, इन दोनों के दरमियान डॉट प्रोडक्ट कर ले। जब हम इन दोनों के दरमियान डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं, स्केलर प्रोडक्ट कर लेते हैं, तो फिर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डॉट प्रोडक्ट को या स्केलर प्रोडक्ट को हम वर्क का नाम जो है वो देंगे। तो चौथा डिफिनेशन आप यहाँ पर आप लोग यहाँ पर ये लिखे कि द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द डॉट प्रोडक्ट द डाटा या स्केलर प्रोडक्ट द डाटा या स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इस कॉल्ड वर्क। तो वर्क के मैंने आप लोगों को 4 डिफिनीशन जो है वो मैंने बता दिए। तो अब यहाँ पर ये जो फार्मूला है, तो पहले आप लोग ज़रा इनको लिखें ताकि मैं इनको मिटाऊँ। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं ताकि मैं इनको, ये वाला पोर्शन को मिटाऊँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने स्क्रीनशॉट जो है वो लिया हुआ होगा। तो अब मैं ये फिगर तो मैं छोड़ता हूँ, क्योंकि यहाँ पर एंगल के बारे में कुछ ज़रूरी बातें हैं वो मैं क्लियर करना ज़रूरी समझता हूँ।
तो यहाँ पर ये जो फार्मूला है एफ एस या एफ डी कास थीटा, ये जो फार्मूला है इस फार्मूले में एफ किया है और डी किया है और ये थीटा किया है। तो देखिए वर्क का फार्मूला ये है, वर्क को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि डब्ल्यू इज़ इक्वल टू एफ डॉट डी, एफ डॉट डी, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एफ डी काज ऑफ थीटा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस फार्मूले में तीन चीज़ें हैं। इस एफ को हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, और इस डी को हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इसको हम बोलते हैं। ये जो थीटा है, ये थीटा क्या है, ये बहुत ज़रूरी बात है कि ये मैं आप लोगों को क्लियर कराऊं। तो सबसे पहले नंबर पर पॉइंट ये है, इसको हम बेसिकली एंगल बोलते हैं, ये एंगल है। दूसरी नंबर पर पॉइंट ये है, ये एंगल तो है लेकिन किस किस चीज़ के दरमियान है, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल है, या आप डायग्राम में भी देख सकते हैं। देखिए ये है ये हुआ फोर्स और ये हुआ डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान ये वाला जो है, ये वाला एंगल है। तो ये क्या है, एंगल है। लेकिन किस किस के दरमियान एंगल है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल है, बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, यानी ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल है। तीसरे नंबर पर पॉइंट ये है, यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हैं। चलो यहाँ पर मैं फिर बना लेता हूँ क्योंकि यहाँ पर बहुत थोड़ा सा छोटा सा है, बड़ा सा बना देता हूँ। देखिए ये तो हो गया फोर्स, और ये जो है ये हो गया बेसिकली डिस्प्लेसमेंट। तो ये इन दोनों के दरमियान एंगल है। तो देखिए इन दोनों के दरमियान इस केस में दो एंगल बन रहे हैं, एक एंगल ये बन रहा है और दूसरा एंगल जो है ये बन रहा है। तो ये इंटरनल, इस फार्मूले में जो ये एंगल आया है ये इंटरनल एंगल है, इंटरनल एंगल। तो तीसरे नंबर पर पॉइंट ये है कि ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान इंटरनल एंगल है। चौथे नंबर पर पॉइंट ये है, देखिए यहाँ पर आप फिर देखें, ये है फोर्स और ये है डिस्प्लेसमेंट, ये स्मॉलर एंगल है और ये लार्जर एंगल है। तो इस फार्मूले में जो थीटा मैंने लिया है ये स्मॉलर एंगल हम लेंगे, यानी ये स्मॉलर एंगल हम लेंगे, ये लार्जर एंगल इस फार्मूले में नहीं है बल्कि ये स्मॉलर एंगल है। पाँचवें नंबर पर पॉइंट जो कि बहुत ज़रूरी है और वो ये है कि ये एंगल हम कब लेंगे, ये जो एंगल है ये हम तब लेंगे जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ये दोनों टेल टू टेल ज्वाइन हो, टेल टू टेल दोनों ज्वाइन हो, तब हम ये एंगल लेंगे। अगर ऐसा हो जाए कि मिसाल के तौर पर ये हो गया फोर्स और चलो यहाँ ये हो गया बेसिकली डिस्प्लेसमेंट और ये हो गया फोर्स, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट और ये हो गया फोर्स। यहाँ पर देखिए ये एंगल, तो इस यहाँ पर क्योंकि ये हेड और ये टेल है, ये हेड टू टेल ज्वाइन है, तो जब ये हेड टू टेल ज्वाइन है तो इस केस में भी एंगल है। ये एंगल ये वाला एंगल नहीं है, यानी इस एंगल को हमने वो वाला एंगल लेना है कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ये दोनों टेल टू टेल ज्वाइन हो। तो ये हम कब लेंगे, ये कब बनेगा, जब दोनों टेल टू टेल ज्वाइन हो या हेड टू हेड ज्वाइन हो, यानी टेल टू हेड या हेड टू टेल ज्वाइन ना हो, तब ये एंगल हम नहीं ले सकते। चौथे नंबर पर पॉइंट ये है, अब ये बहुत ज़रूरी बात है, ये बात जो है बहुत ज़रूरी है। जब यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हैं फोर्स भी इस तरफ पर है और डिस्प्लेसमेंट भी इस तरफ पर है, तो इस केस में दोनों के दरमियान कोई एंगल नहीं बन रहा। तो जब इस केस में दोनों के दरमियान कोई एंगल नहीं बन रहा तो एंगल ज़ीरो है। अब अगर ऐसा हो जाए, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, अगर ऐसा हो जाए इस केस में जो है एंगल जो है ये टोटल 90 है, लेकिन ये जो एंगल है ये एंगल ये इस केस में 0 से ज़्यादा है और 90 से कम है। लेकिन अगर ये ऐसा हो जाए तो फिर एंगल 90 डिग्री होगा। अगर ये फोर्स इसी तरह हो जाए तो देखिए ये जो तो फिर ये एंगल देखिए ये एंगल 90 डिग्री होगा। अगर फोर्स यहाँ पर इस तरह हो जाए तो फिर देखिए ये एंगल 90 से ज़्यादा हुआ। अब अगर ये
फोर्स जो है ये बिल्कुल इसी तरह हो जाए, यानी नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर आ जाए। अब देखिए एंगल 180 डिग्री आ जाए। हाँ, अब एक ये पॉइंट भी आप लोग याद रखें कि ये जो एंगल है जो यहाँ पर मैंने लिया है, ये हम क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं। तो इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, यानी ये नॉन डायरेक्शनल एंगल है, ये नॉन डायरेक्शनल एंगल होता है। अच्छा, तो यहाँ पर मैं ये बता रहा था कि इस एंगल को जब फोर्स ऐसे हो, डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो, यानी जब दोनों एंटी पैरेलल हो, तो फिर इस केस में ये एंगल भी 180 डिग्री है और ये एंगल भी 180 डिग्री है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि ये फोर्स यहाँ यानी ये जो फोर्स ये ऐसे आ जाए, तो फिर हमने इस एंगल देखे, हमने इस एंगल को फिर नहीं लेना, इस एंगल को हमने नहीं लेना, बल्कि स्मॉलर और इंटरनल एंगल को लेना है। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि इसका जो रेंज है वो कम से कम इसकी वैल्यू होती है 0। तो इस थीटा की कम से कम वैल्यू होती है 0 डिग्री या 0 डिग्री से ज़्यादा, और मैक्सिमम जो है 180 डिग्री या 180 डिग्री से जो है बेसिकली कम, यानी 0 और 180 के दरमियान इसका रेंज होता है।